नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, साइबर क्राइम में अरेस्ट और बेल। जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप या आपका कोई परिचित साइबर क्राइम के जाल में फंस जाए तो कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। हम आपको अरेस्ट से लेकर बेल तक की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही कुछ प्रैक्टिकल लीगल सॉल्यूशंस भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज, एक फेक लिंक, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या एक सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब आपको कानूनी मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हम आपको देंगे पूरा लीगल सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम में अरेस्ट कैसे होता है, साइबर क्राइम में बेल कैसे मिलती है और प्रैक्टिकल लीगल सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम वो अपराध हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी भी डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। भारत में साइबर क्राइम मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंडियन पेनल कोड के तहत आते हैं। आईटी एक्ट 2000 के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं। सेक्शन 43 जो अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए है, सेक्शन 66 हैकिंग के लिए, सेक्शन 66C आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, सेक्शन 66D चीटिंग बाय पर्सोनेशन के लिए और सेक्शन 67 पब्लिशिंग ऑब्सीन मटेरियल के लिए। अगर कोई व्यक्ति इन सेक्शंस के तहत कोई अपराध करता है तो वह साइबर क्राइम माना जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या साइबर क्राइम में सीधे अरेस्ट होता है? जवाब है हमेशा नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 41 बताता है कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को अरेस्ट करने के लिए एक रीजनेबल सस्पिशन और यह विश्वास होना चाहिए कि अरेस्ट जरूरी है ताकि अपराधी और अपराध न कर सके या सबूतों से छेड़छाड़ न कर सके। साइबर क्राइम के मामलों में आईटी एक्ट के सेक्शन 78 के अनुसार जांच अधिकारी इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड किया है या सोशल मीडिया पर किसी को धमकाया है तो पुलिस पहले जांच करती है और सबूत इकट्ठा करती है। अगर अपराध नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। कई मामलों में पुलिस पहले नोटिस देती है और जांच के लिए बुलाती है, खासकर अगर अपराध की गंभीरता कम हो। इसका मतलब है कि हर साइबर क्राइम में नो इमीडिएट अरेस्ट होता है। बात 3, साइबर क्राइम में बेल। बेल एक कानूनी प्रावधान है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है। बेल 2 तरह की होती है, रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल अरेस्ट के बाद मांगी जाती है और यह सीआरपीसी के सेक्शंस 437 और 439 के तहत आती है। एंटिसिपेटरी बेल अरेस्ट से पहले मांगी जाती है अगर आपको लगता है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है। यह सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत आती है। एंटिसिपेटरी बेल के लिए आपको सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में आवेदन करना होता है। कोर्ट अपराध की प्रकृति, सबूतों की मजबूती और आरोपी के भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना जैसे कारकों पर विचार करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऑफिस वर्कर पर डेटा थेफ्ट का आरोप है और उसके पास भागने का कोई इतिहास नहीं है तो उसे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी बीएनएसएस सेक्शन 482 मिल सकती है। कोर्ट का व्यू, जब कोर्ट बेल पर फैसला करती है तो वह कई बातों पर ध्यान देती है। सबसे पहले, मेंस रे यानी अपराधी का इरादा। क्या अपराध जानबूझकर किया गया था? दूसरा, अपराध की प्रकृति और गंभीरता। क्या यह एक गंभीर अपराध है या एक छोटा मोटा मामला? तीसरा, आरोपी का आचरण। क्या आरोपी पहले भी ऐसे अपराधों में शामिल रहा है? भारतीय न्यायपालिका आमतौर पर बेल के मामलों में एक लिबरल अप्रोच अपनाती है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। कोर्ट कुछ शर्तें भी लगा सकती है, जैसे नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना, देश छोड़कर न जाना या सबूतों से छेड़छाड़ न करना। प्रैक्टिकल लीगल सॉल्यूशंस। अगर आप या आपका कोई परिचित साइबर क्राइम के मामले में फंस जाए तो सबसे पहले एक अनुभवी साइबर क्राइम लॉयर से सलाह लें। जांच में सहयोग करें, लेकिन अपने अधिकारों का भी ध्यान रखें।
डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखें, जैसे कि मैसेज, ईमेल या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। याद रखें, समय पर कार्रवाई और सही कानूनी सलाह आपको जस्टिस तक ले जाती है। जय हिंद।